हाय हेलो। आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि लगातार हम आप लोग को टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम हाफ्स ख़त्म किए पढ़ा करके, उसके बाद लॉक किए, उसके बाद रूसो। आज हम आप लोग को बेंथम के बारे में बताएंगे, कैसे बेंथम अपना विचार प्रस्तुत किए। बेंथम, जर्मी बेंथम का जो जीवन काल है उनका 1748 से लेकर 1832 ईस्वी। 1832 ईस्वी। बेंथम बेंथम का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जबकि देखिए हाफ्स का भी जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लॉक का भी जन्म इंग्लैंड में हुआ था, रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब बेंथम पढ़ा रहे हैं, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा विचारक हैं, चिंतन हैं, जो सब इंग्लैंड में ही जन्म लिए हैं। तो जब इनका जन्म हुआ, इनके बहुत बड़े संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिताजी वकील थे, इनको हाई लेवल का एजुकेशन दिए। ये 16 वर्ष की अवस्था में ही ये वकालत की डिग्री ले लिए। जब ये वकालत की डिग्री ले लिए तो अपने पिताजी के साथ न्यायालय में जाकर प्रैक्टिस करने लगे। जब वहाँ प्रैक्टिस करने लगे तो ये बेंथम महोदय देखते हैं वहाँ एक बहुत माने जाने वकील ब्लैक स्टोन, इंग्लैंड में माने जाने वकील ब्लैक स्टोन थे। ब्लैक स्टोन जो थे वो कानून पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक अधिकार था। प्राकृतिक के माध्यम से वो अपना विचार प्रस्तुत करते थे और वहाँ के जो अपराधी व्यक्ति है उसको छुड़वा लेते थे अपने तर्क के माध्यम से। तो जब ये जर्मी बेंथम उस जेल में गए, मतलब न्यायालय में गए थे, तो वहाँ जब प्रैक्टिस कर रहे थे देखे तो इनको अंदर से बहुत घृणा पैदा हुई। ये लोग कैसे अपराधी को छुड़वा ले रहे हैं और गरीब शोषित वंचित वर्ग जो है उसको सजा मिल जा रही है। मतलब जो है अपराधी जो है वो जेल से बाहर आ जा रहा है, छूट जा रहा है, और जो गरीब शोषित वंचित हैं उनको जेल में चले जा रहे हैं, क्योंकि वो अब इतना उनके पास पैसा नहीं होता। जब इतना पैसा नहीं है उनके पास तो वकील को कहाँ से देंगे। और ब्लैक स्टोन जो वहाँ वकील हैं वो अपने तर्क बुद्धि विवेक के माध्यम से छुड़वा लेते थे, क्योंकि प्राकृतिक होता है ना, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा है। जैसे आप लोग प्राचीन काल में देखिए राजा महाराजा होते थे, या अपने ही गांव में देख लीजिए। अब तो कानून के माध्यम से न्याय मिल रहा है, तो गांव में एक चौपाल लगती है, चौपाल में ही मुखिया बैठता है। मुखिया अपने विवेक और माध्यम के द्वारा समाज में जो दो पक्षों में समझौता कराता है वो कानून के माध्यम से नहीं कराता, वो कहीं कानून का साक्ष्य लिखित नहीं है, वो अपने विवेक और तर्क के माध्यम से ही दोनों पक्षों को उस समझौते को सुलझाता है। वैसे ही तर्क और विवेक के माध्यम से ब्लैक स्टोन महोदय जो हैं वो इंग्लैंड में अपराधी को छुड़वा लेते थे। जब वो अपराधी को छुड़वा लेते थे तो इनको बहुत चिंता होती थी, बिना कानून के माध्यम से कैसे वो छुड़वा ले रहे हैं। कोई एक कानून बनना चाहिए जो गरीब मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो तो कुछ अपराध किया नहीं है, जब वो अपराध किया नहीं है उसको जेल में क्यों भेजा जा रहा है। एक कोई लिखित कानून हो, कानून के माध्यम से न्याय मिले। जब न्याय मिले तो ये न्यायोचित होगा। इसीलिए ये तब से ही ये जेल सुधार योजना देने का प्रयास किए और लिखे भी। ये इतना इनकी पांडुलिपि लिखी गई है, इतना पांडुलिपि लिखी गई है कि अभी भी संग्रहालय में कई हजार कॉपियां अभी संग्रहालय में वहाँ पर रखी गई हैं इंग्लैंड में। जब वहाँ रखी गई हैं और कुछ तो प्रकाशन ही नहीं हो पाई। ये इतना मतलब पढ़ने में इतना रुचि रखते थे और ज़्यादातर लिखते थे, इतना लिखते थे, बहुत ज़्यादा लिखते थे। और बेंथम ने जो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार को भी खंडन किए हैं। प्राकृतिक अधिकार वही ब्लैक स्टोन ने प्राकृतिक के ही माध्यम से वो न्याय दिलवाते थे, और जबकि प्राकृतिक अधिकार जो है वो हाब्स महोदय और लॉक का प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है उसको खंडन किए। ये
बेंथम महोदय कहते हैं प्राकृतिक अधिकार कोई अधिकार नहीं है, यह स्वतंत्रता नहीं है, इसको खंडन कहते हैं, इसको घोर बकवास कहते हैं, कपोल कल्पना, इसकी आलोचना करके कहते हैं ये कपोल कल्पना है, ये सिर्फ काल्पनिक है, जो अदृश्य है, जिसको देखा नहीं गया है, उसको हम कैसे मान सकते हैं। जैसे ईश्वर भगवान है, हम भगवान को देखे नहीं तो भगवान को क्यों माने, जो सामने दिखेगा सिर्फ उसी को मानते हैं। और सामाजिक समझौता को भी ये खंडन किए हैं। और समान इच्छा रूसों की समान इच्छा है, उसको भी खंडन करते हैं। और ईसाई नैतिकता का भी ये आलोचना करते हैं। नैतिकता के माध्यम से ही ये ब्लैक स्टोन महोदय जो प्राकृतिक हवाला देते हुए अपराधी को छुड़ा लेते थे। और बेंथम महोदय ने उपयोगितावाद जो है, उपयोगितावाद का दूसरा नाम परिणामवाद है। परिणामवाद उपयोगितावाद का ये सिद्धांत देते हैं। सबसे पहले उपयोगितावादी जर्मी बेंथम हुए। जर्मी बेंथम ने उपयोगितावाद को दो पहलुओं से देखा। एक पहला है सुख और दूसरा है दुख। एक सुख है, दूसरा दुख है। हर व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें सुख की प्राप्ति हो। ये उपयोगितावाद ने देते हैं। उपयोगितावाद कहते हैं हर व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो हमें सुख प्रदान करे, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो सुख चाहता है, दुखों से विरत चाहता है, दुखों से छुटकारा चाहता है। ये जर्मी बेंथम महोदय देते हैं। और सुख और दुख मापने के लिए ये कई मापक मतलब निर्धारण किए हैं। दुख और सुख को मापने के लिए तीव्रता, समयावधि और निश्चितता, निकटता, उर्वर, उत्पादक और मात्रा, ये नापने का। और जो ये सुखवादी आकलन दिए हैं, सुखवादी आकलन को जिससे नापा जाता है वो फैलसेबिक कैलकुलेशन के माध्यम से सुख और दुख को नापने के लिए ये यंत्र बताए हैं। उसी उपयोगितावाद में जो सुख और दुख, हर व्यक्ति को सुख और दुख जो भी कार्य करें उसमें सबसे पहले आप देखिए हमें इसमें कितना सुख मिल रहा है। अगर आपको सुख मिल रहा है तो उस कार्य को आप कीजिए, अगर दुख मिल रहा है तो उस कार्य को आप न कीजिए। उसमें सुख और दुख की मात्रा को पहले देखिए। जर्मी बेंथम ने सुख मात्रात्मक, ये मात्रा के आधार पर दोनों कितना मात्रा हमें प्राप्त हो रही है, कितना मात्रा हमें प्राप्त हो रही है, मात्रा के आधार पर आपको कार्य करना है, हमें सुख मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें सुख अर्जित करना है। क्योंकि कोई जैसे उदाहरण में मान लीजिए किसी को जैसे गांव में हुआ जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, वो कैसे सुख अपना देखेंगे। तो जर्मी बेंथम महोदय कहते हैं जो व्यक्ति मतलब गांव में कोई भी कार्य समझ लीजिए, जैसे ताश, कुछ लोग ताश खेलते हैं तो उनको खुशी मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है। कुछ लोग चोरी करते हैं, उनको सुख की प्राप्ति होती है। कुछ लोग और कार्य करते हैं, उनको प्राप्त होती है। हम जैसे आप विद्यार्थी हैं, हम इस समय यहाँ शिक्षक है, हमें पढ़ाने में सुख मिल रहा है तो हम पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ने में सुख मिल रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे। अगर जिसमें दुख मिल रहा है वो कार्य नहीं करेंगे। आप पढ़िए को, अगर उसमें सुख मिल रहा है तो पढ़िए। बेंथम महोदय यही कहते हैं। कहीं कहीं इनके मतलब आलोचकों में इसे शुगर का भी दर्जा देते हैं। जैसे कार्लाइल महोदय हैं, कार्लाइल महोदय उपयोगितावाद को सुअर का दर्शन बताते हैं। कहते हैं जो बेंथम महोदय दिए ये सुअर का दर्शन है। हर व्यक्ति को पुष्पिन का खेल जो व्यक्ति पुष्पिन का खेल खेलता है जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, उतना ही सुख एक व्यक्ति को काव्य पढ़ने में प्राप्ति होती है।
अगर हम पढ़ा रहे हैं, जितना हमें सुख पढ़ाने में मिल रहा है, आप अध्ययन कर रहे हैं उतना ही सुख, अगर बराबर सुख मिल रहा है तो आप उतना ही अध्ययन करिए पढ़ने में। जब पढ़ेंगे आपको सुख मिलेगा। बेंथम महोदय बोले हैं, जो जिस कार्य में आपको सुख मिले वही कार्य करना है। उनका मूल उद्देश्य जो होता है केंद्र बिंदु, ये उनका केंद्र बिंदु है सुख और दुख, सुख और दुख। जबकि प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता, सामान्य इच्छा और ईसाई नैतिकता का ये खंडन किए हैं। चाहे इसमें प्राकृतिक अधिकार में हाफ्स और लाख थे, सामाजिक समझौता में भी हाफ्स और लाख थे, इसमें रूसो हैं, इनका सब खंडन करके ये अपना विचार उपयोगितावाद दिए थे। उसी उपयोगितावाद में सुख और दुख। आगे चल के इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्य मिल महोदय, आगे जब मिल महोदय आएंगे तो मिल महोदय इनमें भी उपयोगितावाद में सुधार करेंगे। जब उपयोगितावाद में सुधार करेंगे, जैसे हाफ्स आए थे उसमें हाफ्स ने जो हाफ्स से गलतियां हुई थी वो लाख सुधार किए, जो लाख से कुछ उसमें मतलब रूसो के नज़र में लगा ये गलत है तो रूसो सुधार किए। और रूसो में हाफ्स लाख रूसो में जो गलतियां हैं, गलतियां तो हैं नहीं, सब अपने अपने विचार दिए हैं, कोई गलत विचार तो देता नहीं है। जैसे इनके नज़र में जो गलत था उसका खंडन किए, कहें नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वैसे इनके शिष्य आएंगे, जब इनके शिष्य आएंगे तो इनके भी विचार का भी खंडन करेंगे, उसमें अपना विचार इंक्लूड करेंगे। जब अपना विचार इंक्लूड करेंगे, जैसे ये अभी कई जैसे मत का अधिकार में, जैसे अभी ये मत के अधिकार में महिलाओं को मत का मतलब नहीं उसमें शामिल करते हैं, वही मिल इनके शिष्य आते हैं, मिल शामिल कर देते हैं। वैसे कई ये विचार है, ये मात्रात्मक में फोकस करते हैं, इनके शिष्य गुणात्मक पे आ जाते हैं। ये जो हैं एकल मतदान पे हैं, इनके शिष्य बहुल मतदान पे आ जाएंगे। ऐसे ही कुछ न कुछ सुधार करते हुए, सुधार करते करते आज हम लोग आधुनिक युग में जो पहुंचे हैं, ऐसे ही पहुंचे, अभी भी सुधार जारी है। जैसे हाँ जो इनका जो कानून बना है, जितने ये भी लिखे हैं बेंथम महोदय, पूरे विश्व में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहाँ भी कानून है, लगभग 50 से ज़्यादा परसेंट बेंथम महोदय की देन है। बेंथम महोदय ने ही ज़्यादा से ज़्यादा कानून के माध्यम से सुधार किए। ये फ्रांस में जेल परियोजना का भी मतलब जेल योजना का भी एक सुधार का एक देते हैं, उसको हम कल बताएंगे। दंडात्मक और प्रतिनिधि जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम बताएंगे, क्योंकि एक ही दिन सारा बताएंगे तो आप लोग में समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। जब थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा, जब समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा समय के लिए आपके दिमाग में बना रहेगा। ताकि अभी एक साथ चाहते तो हम आज ही बेंथम खत्म कर देते हैं, अगर एक ही दिन में हम बेंथम खत्म कर देते तो आप लोग को समझने में दिक्कत हो जाती। जब दिक्कत होता तो फिर आप पेपर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हर एक छोटा यहाँ थोड़ी बारीकी, क्योंकि ये दर्शन है, जब दर्शन है, दर्शन में आप लोग को ध्यान देना है एकदम, मतलब खुले माइंड से ये नहीं आप माइंड सही नहीं है चलो हम पढ़ने लगे। आप अगर सही माइंड नहीं है पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए सब घंटों की गिनती होगी, जब घंटों की गिनती होगी उसमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी पढ़ो एकदम खुले विचार से पढ़ो, मतलब जब इच्छा हो, ये नहीं दबाव में पढ़े। जब आप दबाव में पढ़ेंगे तो याद नहीं होता है, सिर्फ घंटों की गिनती होती है। चलिए ठीक है, आज इतना ही, बस आगे हम कल इससे बढ़ाएंगे। उसमें प्रतिनिधि शासन जो सरकार है, और हाँ एक और जो न्यायालय में कभी आप मूवी में या कोई न्यायालय में गया होगा, देखे होंगे, जो न्यायालय में एक देवी खड़ी होती है, हाथ में तराजू लिए होती हैं, उस और आँख में पट्टी बंधी होती है। जब आँख में पट्टी बंधी हो जो हो ना, वो बेंथम ही की देन है, बेंथम की देन है ये सब। मतलब जो वहाँ न्याय की देवी खड़ी हैं वो बेंथम की देन है। जितने भी कानून सुधार हुए लगभग यही किए हैं। ठीक है,
आज इतना ही बस। अब ऐसे ही टॉपिक वाइज आप लोग को थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाते रहेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बेस्ट ऑफ लक।